ये कहानी है विज्ञान की जीत की और इंसानियत की हार की। जब विज्ञान ने इतिहास को बदल डाला और इंसानियत ने उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगता। ये कहानी है उस दिन की जब आसमान से बरसी आग ने दो शहरों को खामोश कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। अगस्त 1945। हिरोशिमा और नागासाकी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, परमाणु बर्बादी के प्रतीक के रूप में। अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान पर गिराए दो परमाणु बम, लिटिल बॉय और फैट मैन। दुनिया थम गई, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन एक नया डर पैदा हुआ। फैसला हुआ, ऐसी तबाही फिर नहीं दोहराई जाएगी, और इसी सोच ने जन्म दिया संयुक्त राष्ट्र को। 1946 में पहली बार यूएन महासभा में कहा गया, परमाणु हथियार खत्म करने होंगे। बता दें, परमाणु ऊर्जा सिर्फ बम नहीं, बिजली भी बन सकती है। दुनिया के लिए यह फैसला करना आसान नहीं था कि परमाणु तकनीक को रोका जाए या अपनाया जाए। 8 दिसंबर 1953 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहॉवर खड़े हुए। उन्होंने जो भाषण दिया वो एटम्स फॉर पीस के नाम से मशहूर हुआ। उस भाषण में उन्होंने कहा कि परमाणु ताकत के रहस्य अब सिर्फ हमारे पास नहीं है। एक समय ऐसा था जब अमेरिका के पास इस शक्ति का एक अधिकार था, लेकिन वो वक्त बीत चुका है। अब ये ज्ञान कई देशों के पास है और जल्द ही बाकी देशों तक भी पहुंच जाएगा। 4 साल बाद 1957 में सोच ने आकार लिया। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन हुआ। इसका मकसद था परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। एक तरफ IAEA बना और उसी साल 1957 में एक और देश ने परमाणु ऊर्जा का स्वाद चखा। मुल्क था ईरान। उसी साल अमेरिका ने अपना भरोसा दिखाया और परमाणु तकनीक भेजी ईरान को। 1953 के तख्ता पलट के बाद ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार आ चुकी थी। अमेरिका को लग रहा था कि ईरान पूरी तरह काबू में है और वहां परमाणु तकनीक भेजना सुरक्षित होगा। सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत बगदाद से एक न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर उठा के तेहरान भेजा गया। अमेरिका और ईरान के बीच एक द्विपक्षीय परमाणु समझौते पर दस्तखत हुए। इस समझौते में ईरान से वादा लिया गया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण इस्तेमाल की इजाजत दी। अमेरिका ने तकनीकी मदद देने की बात कही और कुछ किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम देने की बात हुई। साल 1970 में ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर दस्तखत किए। संधि का मकसद था दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों को फैलने से रोकना, लेकिन महज एक दशक बाद 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई। पहलवी शाह के अमेरिका समर्थित हुकूमत को उखाड़ फेंका गया। मुल्क की सत्ता कट्टरपंथी धार्मिक नेतृत्व के हाथों में आ गई और अमेरिका, जो कल तक ईरान का सबसे करीबी था, अब उसका दुश्मन बन चुका था। अब लेकिन 1989 की इस्लामिक क्रांति ने सब बदल दिया। अमेरिका का दोस्त अब दुश्मन बन गया। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को खुलेआम अपना दुश्मन बनाया। अनुमान लगाया जाता है कि ईरान ने उसी दौर में चुपचाप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दौड़ भी शुरू कर दी। 1980 के दशक में ईरान इराक जंग के दौरान सद्दाम हुसैन ने ईरान पर केमिकल हथियारों से हमला किया। माना जाता है कि इसके बाद अयातुल्लाह खुमैनी की हुकूमत ने परमाणु कार्यक्रम पर खासा ध्यान देना शुरू किया। यह प्रोग्राम रेजा शाह पहलवी के जमाने में ही शुरू हुआ था। 1990 के बाद ईरान ने यूरेनियम माइनिंग यानी उसके खनन से लेकर के उसके एनरिचमेंट और हैवी वाटर रिएक्टर तक पूरे फ्यूल साइकिल सिस्टम को खड़ा करना शुरू किया। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 90 के दशक में पाकिस्तान के मशहूर या यूं कहें कि फेमस अब्दुल कदीर खान नेटवर्क से भी मदद ली गई। अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक समझते हैं। कदीर खान के नेटवर्क ने नॉर्थ कोरिया, ईरान और लिबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची थी। बहरहाल 2001 में ईरान में नतंज में एक विशाल फैसिलिटी की नींव रखी गई। ये 500 सेंट्रीफ्यूज संभाल सकती थी। बम बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है और इसके लिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल होता है। बता दें, अब्दुल कादिर खान का जन्म 1936 में भारत के भोपाल में हुआ था। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची चला गया। खान एक होनहार छात्र थे। उन्होंने पाकिस्तान में धातुकर्म में डिग्री हासिल की और फिर उच्च शिक्षा के लिए यूरोप का रुख किया। 1960 के दशक में खान बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी में पढ़ाई और काम कर रहे थे। उनकी जिंदगी नॉर्मल थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं अब नॉर्मल। 1972 में खान को नीदरलैंड्स की एक कंपनी यूरेनिको में नौकरी मिली। यूरेनिको यूरोप की एक प्रमुख कंपनी थी जो परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम संवर्धन की तकनीक विकसित करती थी। यह तकनीक बेहद गोपनीय थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल न केवल बिजली उत्पादन के लिए बल्कि परमाणु हथियार बनाने के लिए भी हो सकता था। खान को यहाँ तकनीकी अनुवादक और इंजीनियर के तौर पर काम मिला, लेकिन यहीं से शुरू हुई चोरी की वो कहानी जिसने इतिहास
इतिहास को बदल डाला। अब्दुल कादिर खान की नौकरी यूरेनिको में साधारण थी, लेकिन उनकी पहुंच संवेदनशील दस्तावेजों और ब्लूप्रिंट तक थी। वो सेंट्रीफ्यूज तकनीक के बारे में सीख रहे थे, जो यूरेनियम को संवर्धित करने की सबसे प्रभावी तरीका था। यह तकनीक परमाणु बम बनाने की कुंजी थी। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण की खबर ने खान को झकझोर के रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके देश के लिए देशभक्ति दिखाने का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा करना था जो नैतिकता और कानून की सीमाओं से परे था। अब्दुल कादिर ने यूरेनिको के गोपनीय दस्तावेजों की चोरी शुरू कर दी। उन्होंने सेंट्रीफ्यूज डिजाइनों, ब्लूप्रिंट्स और तकनीकी नोट्स को कॉपी करना शुरू किया। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। ये दस्तावेज विश्व की सबसे संवेदनशील तकनीकों में से एक थे। खान ने अपने घर में इन दस्तावेजों को छिपाया और धीरे धीरे उन्हें पाकिस्तान भेजने का प्लान किया। 2004 में खान की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। यह पता चला कि खान ने न केवल पाकिस्तान के लिए काम किया, बल्कि ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को भी परमाणु तकनीक बेची। यह खुलासा एक वैश्विक स्कैंडल बन गया। खान को परमाणु तस्कर कहा जाने लगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि खान को सजा दी जाए। पाकिस्तान सरकार ने खान को नजरबंद कर दिया, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से सजा नहीं दी गई, क्योंकि अब्दुल कादिर ने दावा किया कि वो अकेले नहीं थे और सेना और सरकार भी उनकी इन एक्टिविटीज से वाकिफ थी। लेकिन सच्चाई दबा दी गई। खान की बदनामी ने पाकिस्तान की छवि को भी बेहद नुकसान पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।